यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपकी 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 2027 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये मॉडल पेपर देखना है। ऐसा ही एक पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। पूर्णांक आपका साहित्यिक हिंदी का 100 अंक का होता है बच्चों। और परीक्षा में आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो कुछ इस प्रकार का पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है आपके 2027 की बोर्ड परीक्षा में। खंड का में आपके जो है 2 प्रश्न आएंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा गद्य साहित्य का और पद्य साहित्य का। ठीक है। और यहाँ से आपके कुल 10 MCQs आएंगे और ये 10 के 10 MCQs हमारे द्वारा कराए गए सभी मॉडल पेपर से फंस जाएंगे। जैसा कि प्रश्न 1 आपको दिख रहा है, पहले के का विशेषस्य विश्वमौसधम के रचनाकार कौन है। विकल्प संख्या 1 कह रहा है लल्लू लाल, बी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और तीसरा है राम प्रसाद निरंजनी, और चौथा है किशोरी लाल गोस्वामी। तो विशेषस्य विश्वमौसधम के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। लल्लू लाल जो है अपनी रचना प्रेम सागर के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? प्रेम सागर के लिए प्रसिद्ध है। राम प्रसाद निरंजनी की जो रचना है वो भाषा योग वशिष्ठ है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे पहले का खा वाला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है 1 है गुलाब राय, दूसरा है लल्लू लाल, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है मोहन राकेश। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। और ये कहानी कब आई थी? तो 1903 में ये प्रकाशित हुई थी। 11वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना है। निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना है। पहला विकल्प है बेईमानी की परत, दूसरा विकल्प है ज्वाला और जल, तीसरा विकल्प है विकलांग श्रद्धा का दौर, और चौथा है ये सभी। तो जो आपने ये तीनों रचनाएं देखी, ये तीनों रचनाएं आपकी हरिशंकर परसाई जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए सभी। चलिए घा वाला प्रश्न देख ले रहे हैं। पहले के घा, निम्न में से छायावादी कवि हैं। तो देखिए जयशंकर प्रसाद और निराला, ये दोनों तो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी भी छायावाद के कवि हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ए सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पहले का अंगा वाला देख लेते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं कौन है भाई? ऑप्शन 1 कह रहा है निराला, दूसरा कह रहा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा कह रहा है अज्ञे और चौथा कह रहा है दिनकर। तो बिल्कुल प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे को माना जाता है। विकल्प संख्या यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरे का वाला, बंद गली का आखिरी मकान के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है अज्ञे। तो बंद गली का आखिरी मकान के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दूसरे का खा है भक्ति काल का ग्रंथ है कीर्तिलता, बीसल देव रासो, पद्मावत, आल्हाखंड। तो भक्ति काल का जो ग्रंथ है आपका वो पद्मावत है। विकल्प संख्या यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। गा वाला यहाँ पे देखेंगे, वाणी का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, नंददास। तो वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है बच्चों? कबीरदास को कहा जाता है। विकल्प संख्या यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। घा वाला प्रश्न देख रहे हैं हम। दूसरे का घा, मैला आंचल किस विधा की रचना है? मैला आंचल किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, निबंध है या फिर उपन्यास है? तो मैला आंचल एक उपन्यास है, यानी उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरे का अंगा वाला है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा में किस साहित्यकार की जीवनी है? तो इसमें जो जीवनी लिखी गई है वो शरद चंद्र चटर्जी की लिखी गई है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और ये आवारा मसीहा लिखा किसने है? तो ये विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। प्रभाकर ने लिखा। और किसकी जीवनी है इसमें? शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। फिर तीसरा प्रश्न जो होगा बच्चों गद्यांश पर आधारित होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और 1 गद्यांश आपको करना होगा। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, यानी 10 नंबर का गद्यांश आपका आएगा। ठीक है। 2 विकल्प में आपको मिलेंगे, कोई जो आपको अच्छे से आता होगा वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे हमने एक गद्यांश लिखा है, ऐसे ही आपका आएगा एग्जाम में। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भारत रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं
जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है, उसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका होगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ करके पता चला पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार लिखने पे आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो देखो आपको गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ना चाहता है। इस प्रकार यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न इस गद्यांश से पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व, और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बने रहें। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है, जिससे अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर चौथा प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश से कि पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो आपको रेखांकित अंश दिख रहा है, इस रेखांकित अंश का जो आपको यहाँ से दिखा 3 लाइन, इन 3 लाइन की व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। तो व्याख्या क्या है, व्याख्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है, बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। फिर देखिए अथवा में यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं आ रहा था तो आप अथवा वाला अटेंड कर लेना। ये यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, पॉज करके पढ़ लीजिए। और यहाँ पे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 गुणे 2, यहाँ भी 10 नंबर का। तो कोई एक आपको ही कोई अटेंड करना है। यहाँ पे देखिए इस गद्यांश के सारे प्रश्न के उत्तर लिखे हैं, ऐसे ही पेपर में आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। फिर देखिए चौथा जो प्रश्न होगा बच्चों, वो पद्यांश पर आधारित होगा। 2 पद्यांश यहाँ भी आपको दिए जाएंगे, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, कोई एक आपको करना है, और ये पद्यांश भी सेम पैटर्न का होगा, जैसे गद्यांश वैसे पद्यांश 10 नंबर का। तो यहाँ पर हमने जो एक इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षा में आता है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले या घिराघन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सत्य विद्युतों में दीप खेला। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पद्यांश। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है गीत 2 दीप सखा। ठीक है, काव्य संग्रह से लिया गया है। कवियत्री है इसकी महादेवी वर्मा। इस प्रकार 2 नंबर आपको मिलेंगे। कवियत्री किस विधा पर आगे बढ़ने की आह्वान करती है, किस पथ पर, कवियत्री किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। तो कवियत्री जो है साधना के अपरिचित पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। तीसरा प्रश्न है, कवियत्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता। तो कवियत्री को मार्ग में आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। फिर देखिए चौथा प्रश्न है, कवियत्री के साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कवियत्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर देखिए 5वां प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा होगा बच्चों, पहला जो लाइन है ये रेखांकित अंश है, इसी हमें व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या में है, महादेवी जी कह रही हैं कि लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ ना भी चले, अकेला ही चलना पड़े, तब भी वे निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी और अपरिचित मार्ग के समस्त संकटों को सहर्ष झेलकर अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। फिर देखिए अथवा में यहाँ पे अगर आपको ऊपर का नहीं आता है तो अथवा वाला अटेंड कर लेना। अथवा का यहाँ पे हमने लिख रखा है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो भी मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजु कंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे बे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो आप ये भी अटेंड कर सकते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का आपका पद्यांश आएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया है, इसका संदर्भ वो सब पढ़ लीजिए।
जो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक है पवन दूतिका और इसके लेखक जो है या जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यहाँ पे सारे प्रश्न हमने लिखे हैं इस पद्यांश के, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिख दी है। फिर जो 5वां प्रश्न होगा आपको बच्चों, वो किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना होगा, उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना होगा 5 नंबर का। इसी प्रकार 5 नंबर का कवि का आएगा। तो देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसमें 3 विकल्प मिलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक तैयार कर लेंगे, हो जाएगा। और कवि में यहाँ पे भी आपको 5 नंबर का आएगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये एक ना एक आ ही जाता है। तो 5 नंबर का ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए, छठा जो होगा, कहानी तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की मूल संवेदना बताइए। तो कहानी में भी आपके 2 प्रश्न आएंगे। 8वां लिखा है इन्होंने, बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश लिखिए। तो 5 नंबर आपकी कहानी से आती है। फिर जो 7वां होगा, वह स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो जो भी खंडकाव्य आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि रश्मि रथी अगर आप पढ़ रहे हैं, श्रवण कुमार अगर आप पढ़ रहे हैं, आलोक व्रत अगर आप पढ़ रहे हैं, मुक्ति यज्ञ अगर आप पढ़ रहे हैं, त्यागपति अगर आप पढ़ रहे हैं, सत्य की जीत अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें से कोई भी एक जो भी पढ़ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर खंडकाव्य का आपको अटेम्प्ट करना है। 5 नंबर का ये भी यहाँ पे आएगा। फिर अब स्टार्ट हो जाएगा खंड का, जिसमें आपकी आएगी अनिवार्य संस्कृत। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 आपको दिए जाएंगे, कोई एक आपको अटेंड करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए मिलेंगे और 5 नंबर अनुवाद के, कुल मिला के 7 नंबर का ये आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इंपॉर्टेंट गद्यांश लिया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अथवा वाला, ऊपर नहीं आपको करना है तो आप अथवा अटेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी एक पद्यांश का, निम्नलिखित में से पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न, 2 पद्यांश आएंगे, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक 7 नंबर का यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए हमने पहला पद्यांश लिखा है, नामे रोचते भद्रवा उलूकस्याभेषणम। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से लिया गया है। 2 नंबर ये लिखने पे मिल जाएगा। और उसके अलावा अथवा का हमने ये लिख दिया है। तो इस प्रकार आपका एग्जाम में आएगा। फिर आपका जो 4 नंबर का आएगा वो संस्कृत के प्रश्न उत्तर होंगे, ये आपको तैयार करना होगा। उसके अलावा रस छंद अलंकार से आता है, तो 2 नंबर का आपका रस से आएगा, 2 नंबर का अलंकार से और 2 नंबर का दोहा सोठा इससे आएगा, छंद से आएगा। ठीक है, तो रस छंद अलंकार 6 नंबर का आपको तैयार करना पड़ेगा 2027 के लिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं। 9 नंबर का जो आपका आएगा, 9वां नंबर जो 11वां जो होगा, ठीक है, तो जो 11वां है यहाँ पे 11वां प्रश्न आपका निबंध होगा और यहाँ पे आपको ये निबंध लिखना है। ठीक है, 11वां प्रश्न जो होगा वो आपका निबंध होगा। 9 नंबर का आप निबंध आएगा यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 विकल्प आपको मिलेंगे, कोई एक आपको अटेंड करना होगा। तो 9 नंबर का आपका निबंध आएगा। ठीक है, और निबंध के बाद आपका 12वां प्रश्न होगा, जिसमें आपको व्याकरण यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, संस्कृत व्याकरण। चयनम का संधि विच्छेद, चे प्लस अनम। निश्चला का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चला का संधि विच्छेद, निस प्लस छला, आ वाला सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद, तो अंतर प्लस राष्ट्रीय, आ वाला सही हो जाएगा। निर्विघ्नम में समास है तो अव्यय विभाव समास है, और दशानन में समास है तो बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार आपका समास से और संधि से आएगा, है ना, संधि समास से प्रश्न आएंगे व्याकरण के। और 13वां जो होगा आपका लेटर आएगा लिखने के लिए, है ना। अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखना है, या फिर इसके साथ एक विकल्प में है, विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई पत्र देते हुए एक पत्र लिखना है। फिर 14वां जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो ये आएगा आपका। और किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए, तो यहाँ पे धातु आएगा, प्रत्यय आएगा। और रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो विभक्ति और संबंधित नियम आएगा 2 नंबर का। तो कुछ इस प्रकार आपका 2027 के पेपर का फॉर्मेट होने वाला है।